अब हम लोग यहाँ से सेल वॉल देखेंगे, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक के यहाँ तक के जो वीडियो था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो वीडियो था हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब यहाँ से हम लोग आगे सेल वॉल की तरफ मूव करेंगे। और इसके पहले जो है वन शॉट वीडियो बनाया था वो बना तो दिया हूँ, लेकिन पार्ट बाई पार्ट बन गया है। कहने का मतलब कि हर एक टॉपिक को अलग अलग वीडियो बना दिया है और उसको एक साथ डालने का प्रयास किए हैं और डाले भी थे एक साथ। तो आप लोग देखे हैं ये कि डाले हुआ है वीडियो, लेकिन उसका क्वालिटी ख़राब हो गया है। लेकिन आज मैं प्रयास करूंगा कि सेल वॉल से लेकर अंतिम तक को जो लास्ट है वहाँ तक के एक वीडियो में डालूंगा, और जो इसके पहले है वो पार्ट बाई पार्ट डाल दूंगा। क्योंकि क्या हुआ कि पार्ट बाई पार्ट वीडियो मैं बना रहा था और उसको सोचे कि मर्ज करके सबको एक साथ डाल दिया जाएगा, लेकिन कोई कारण बस उसका क्वालिटी सही से नहीं आ रही थी, जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल वॉल से हम लोग अगर ध्यान देते हैं और सेल वॉल से आगे पढ़ते हैं। सेल वॉल क्या, सेल वॉल कहने का मतलब पहले हम लोग सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल ये हार्ड है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक, सेल वॉल आउटर मोस्ट आउटर लेयर है किसका? प्लांट के लिए। किसका? तो प्लांट के लिए है। आउटर लेयर है किसका? प्लांट के लिए है। ठीक, और क्या है? सेल वॉल किस चीज़ से बनी हुई रहती है? ये आप लोग अथी में दीजिएगा, कमेंट में जवाब दीजिए, ऐसे मैं बता दूंगा। इसको मेन काम क्या है? तो प्रोटेक्ट करने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, मैकेनिकल डैमेज से बचाएगी, इन्फेक्शन से बचाएगी। और ये हेल्प करेगी एक सेल से दूसरे सेल से कंट्रैक्ट करने का मतलब, कहने का मतलब कि ये प्लांट सेल्स इस तरीके का है। ये सेल वाला है, तो यहाँ पे भी एक सेल है और यहाँ पे भी सेल वाला है, तो ये दोनों को बीच को कनेक्शन करने का भी काम यही करती है, सेल वॉल करती है। ये सारे चीज़ें हैं सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में और क्या जानते हैं हम लोग? तो सेल वॉल के बारे में और बेसिक चीज़ क्या जान सकते हैं? ये हार्ड होता है, ये सब बता ही दिया। और आगे देखते हैं क्या क्या है पढ़ना। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अब आगे हम लोग देखते हैं, हाईलाइट करके हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। एज यू recall a non-living rigid structure called cell wall। देख रहे हैं ना, जहाँ जहाँ हम ऐसे ऐसे करते जा रहा हूँ वो यहाँ यहाँ उगते जा रही है। जैसे यहाँ पे नहीं भी पता चले तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक ना, इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल किसको कह रहे हैं? ऐसे हाईलाइट करते, हाँ हो ही गया। एज यू रिकॉल, हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स, जो ये सेल वाला है वो नॉन लिविंग सब्सटेंस है। कैसा? नॉन लिविंग है, रिजिड है, यानी कहने का मतलब कि हार्ड स्ट्रक्चर है, उसी को सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल किसको कहते हैं? जो कि रिजिड है, नॉन लिविंग है, उसको सेल वॉल कहते हैं। फॉर्म्स एंड आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर कवरिंग बाहरी का जो कवरिंग है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। किस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंजाई। अच्छा, ये जो बाहरी कवरिंग है सेल वॉल, किसके बाहर कवर है? तो सेल मेम्ब्रेन का बाहर जो कवर है उसको सेल वॉल कहते हैं। जैसे ऐसे कहने का ये लाइन का ये मतलब है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बाहरी है उसको हम लोग सेल वॉल कह रहे हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये है ये है सेल वॉल है। ठीक, ये है सेल वॉल। ठीक ना, इस तरीका का वो बताना चाह रहा है कि बाहरी, तो किसको बाहरी कहा कि ऑलरेडी देख रहे हैं सेंटेंस किस तरह से घुमा दिया। आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग बाहरी कवरिंग है किसका? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहरी कवरिंग कौन होता है? तो वो सेल वॉल कहलाती है। एंड सेल वॉल्स, अब आगे देखते हैं। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप, सिर्फ शेप ही नहीं देता, नॉट ओनली गिव शेप साइज टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स एंड सेल फॉर्म्स टू मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शंस। क्या रहा है यहाँ तक देखिए, ये बहुत अच्छा तक बात आ गई। यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये जो यहाँ तक, हाँ जो रेड लाइन को किया हूँ, कह रहा है कि सेल गिव्स, ये सिर्फ ये नहीं है कि हार्ड है प्रोटेक्ट करता, स्ट्रक्चर देती है, ये वो प्रोटेक्ट भी करती है, शेप भी देती है और मैकेनिकल डैमेज से भी बचाती है। और इन्फेक्शन, कोई भी इसको बैक्टीरिया लगेगा या कुछ भी इन्फेक्शन पहुंचाएगा तो आगे किसको डैमेज करेगा? सेल वॉल को डैमेज करेगा। सेल वॉल को डैमेज करने के बाद उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा।
ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट वो आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। इस तरह से कहने का मतलब जो अंदर का ऑर्गेनल्स है उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। समझे ना बात को, उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। कौन काम करती है प्रोटेक्ट करने को? तो सेल वॉल करती है। आगे देखते हैं, इट आल्सो हेल्प्स सेल मेम्ब्रेन इंट्रैक्शन एंड barrier provides barrier to undesirable macromolecules. Algae have a cell wall and made up of cellulose, galactans, manganese, minerals like calcium carbonate, and in other it consists the cellulose, hemicellulose and pectins and proteins. क्या कह रहा है भाई, ये क्या बताना चाह रहा है कि ऐसे हाईलाइट हो जाता है तो पता ही नहीं चलता। ये मदद करती है क्या? सेल इंट्रैक्शन में, एक दूसरे से, जो मैं बता रहा था सेल को पार के, एक सेल ये है एक सेल ये है, दोनों का बीच का इंट्रैक्शन में भी मदद करती है। प्रोवाइड क्या करती है? प्रोवाइड बैरियर अनडिजायरेबल माक्रोमोलिकुल्स को एक दूसरे से एक्सचेंज भी करवाती है। माक्रोमोलिकुल्स का तो अच्छा बड़ा लेवल का भी माक्रोमोलिकुल्स को इन्होंने एक्सचेंज करवाती है। एल्गी हैव सेल वॉल, एल्गी के पास जो सेल वॉल होती है, ये देखिए बहुत अच्छा चीज कह दिया। एल्गी का यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, एल्गी का यहाँ पे देखिए, एल्गी हैव ए सेल वॉल, एल्गी हैव सेल वॉल जो कि किस चीज़ से बनी हुई रहती है? तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आता है। सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैग्नीज एंड मिनरल्स, ये सब इतना, ये जो हरा वाला है ना वो इसको याद रखिएगा कि एल्गी का सेल वॉल किससे बना हुआ रहता है? तो सेलुलोज, गैलेक्टेंस याद, ऐसे एल्गी में ही जी आ जाता है तो वहाँ से गैलेक्टेंस याद रखिएगा। मैग्नीज एंड मिनरल्स, एम से याद रखिएगा, एम दोनों आ गए। एम फॉर मम्मी या किसी प्रकार से याद रखिएगा, एम फॉर किसी, जिसको मैं 2 बार आ रहा है क्योंकि मैग्नीज और मिनरल्स और एक सेलुलोज आ गया। इस तरह से एसी होता है ना, एसी मम्मी याद रख लो कि एसी मम्मी। तो ए से क्या हो जाएगा? एल्गी हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा, और जी से लास्ट में ये जी है तो उससे गैलेक्टेंस हो गया, और मम्मी से एम से मैग्नीज और मिनरल्स हो गया, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। और किस तरह का काम करता है? कैल्शियम कार्बोनेट कर। इन अदर प्लांट्स, और दूसरा प्लांट्स देखते हैं, कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। और दूसरा प्लांट्स यहाँ पे देखिए, अदर प्लांट्स है जो कि कंसिस्ट क्या करता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स। जो कि हम आपको एग्जांपल दिए थे, होमवर्क दिए थे कि प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज़ से बनी रहती है? तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स। हम लोग का किस से बने हुए रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बने हुए? लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना हुआ रहता है। लेकिन प्लांट का जो सेल वॉल किस चीज़ से बनी हुई रहती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन से बनी हुई रहती है। याद रखिएगा, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज तो याद रह जाएगा। पेक्टिन्स और प्रोटीन्स देख रहे हो ना, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स। तो हम एम आ रहा था क्या चीज? एम से क्या आ रहा था? मैग्नीज, और एक से एम से क्या आ रहा था? तो एक एम से आ रहा था मिनरल्स। यहाँ पे आ रहा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स आ रहा। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल वॉल होती है वो यंग प्लांट सेल का, जो जवान प्लांट सेल होता है, वो जो शुरुआती वाला होता है उसको प्राइमरी वॉल कहते हैं। ठीक, जो शुरुआती में आता है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी वॉल। इज कैपेबल टू ग्रोथ। प्राइमरी वॉल का क्या काम है? ये ग्रोथ में मदद करती है। प्राइमरी वॉल इज हेल्प इन ग्रोथ, याद रखिएगा। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो ग्रोथ में मदद करती है। विच ग्रेजुअली डिमिनिश द सेल मैच्योर इन सेकेंडरी। यहाँ पे फिर देखिए, जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण कर लेती है। ठीक, इज फॉर्म बाय द इनर टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन। देख रहे हैं, ये सेकेंडरी वॉल्स इनर टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन। कहने का मतलब, मैं पूरा ये चैप्टर में यहाँ तक पहले अभी तो गते समझा रहा हूँ, पॉइंट बाई पॉइंट समझा रहा हूँ, और फिर ये जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो एक ही साथ में पूरा लिखने का प्रयास करूँगा अभी यहीं पर। द मिडिल लैमिला, ये सब मैं बताता हूँ। जैसे कह रहा है ना कि शुरुआती वाला जो, मान लीजिए कि एकदम पतला सा लेयर आया होगा, एकदम पतला सा लेयर आया होगा ना, वो पतला सा लेयर मैच्योर हो गया होगा। ऐसे मान लीजिए कि इस तरीक़े से इसको हम कैसे करूँ, ऐसे मैं बताता हूँ अभी तुरंत।
जैसे एक ये आया होगा, ठीक, एकदम ऐसे आया होगा, इस तरीके का पतला सा लेयर होगा, सेल वॉल का मैं बात कर रहा हूँ। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या हुआ होगा, फिर गते गते इसको ऐसे ऐसे लेयर बनाते गया होगा, है ना, ऐसे ऐसे लेयर बनाते गया होगा। फिर थोड़ा सा ये देख रहे हो किस तरीक़े से इस तरीक़े से ऐसे ऐसे मोटका होते हुए गया होगा। तो ये है जो कि समझो कि ये था ना जो ग्रोथ में काम किया, किस चीज़ में काम किया, शुरुआती में आया वो ग्रोथ में काम किया, लेकिन फिर ये क्या हो गया, मैच्योर होके सेकेंडरी सेल वॉल बन गया, सेकेंडरी सेल वॉल बन गया, ये कहने का प्रयास कर रहा है वो। फिर क्या कह रहा था, यहाँ तक मैं समझा देता हूँ पूरा कि एल्गी सेल वॉल किस चीज़ से बनी हुई रहती है। तो एल्गी सेल वॉल बनी हुई रहती है, एक तो ए सी से याद रखिएगा सेलुलोज, फिर जी से याद रखिएगा गैलेक्टिन्स, एम से मिनरल्स और एम से मैमेनेस, ये याद रखिएगा। फिर प्लांट सेल किस से बनी रहती है, तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन से बनी रहती है। जो ये शुरुआती में आया जो ग्रोथ में काम कर रहा था उसको प्राइमरी कह दिए, और वो जो मैच्योर होके जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स न बन रही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ना आ रही है, वो डेवलप होके वो मैच्योर होकर किधर आ रही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आ रही है, तो उसको क्या कहती हैं, सेकेंडरी सेल वॉल कहती हैं। यहाँ तक कि यही था जो हम लोग पढ़े हैं। अब आगे देखते हैं। फिर मिडिल लेमिला, अच्छा अब फिर एक चीज़ और देखें कि ये एक मान लेते हैं कि यहाँ पे एक और सेल है, यहाँ पे एक और सेल है, और ये एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है, तो ये दोनों को कनेक्ट भी करवाती है बीच में, ठीक। अब मिडिल लेमिला इज, यहाँ से मिडिल लेमिला इज अ लेयर ऑफ मेनली कैल्शियम पेक्टिन। जो मिडिल लेमिला होता है, मिडिल लेमिला कहने का मतलब कि इस तरीके से इसको समझाता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ मिडिल, पहले बता देता हूँ कि मिडिल लेमिला किस से बनी हुई रहती है, कैल्शियम पेक्टिन से बनी हुई रहती है, विच होल्ड्स ग्लू, जो कि ग्लू की तरह हम समझिए कि चिपका हुआ रहता है, और नाइबरिंग द सेल्स, किससे, नाइबरिंग द सेल्स टुगेदर, एक साथ नाइबरिंग सेल्स से करती है। द सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला मे बी ट्रांसवर्स प्लाज्मोडेस्माटा, एक टर्म ये याद रखिएगा, प्लाज्मोडेस्माटा मैं अभी बताता हूँ सारा, बीच कनेक्ट इन द साइटोप्लाज्म नाइबरिंग द सेल्स। क्या कह रहा है कि ये जो है प्लाज्मोडेस्माटा और एक ऐसे सेल वॉल मिडिल लेमिला सब मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक ये सेल है, ठीक, एक ये सेल वॉल मैंने ले लिया, और ये कि सेल वॉल पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक। तो इसके बीच में कोई भी, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, और एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट भी है, तो ये दोनों का बीच में जो ये एरिया है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो ये पाइप है ना उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा याद रखिएगा, प्लाज्मोडेस्माटा होता है। और ये अच्छा फिर ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे ही होगा, क्या ऐसे ही रहता है ना, कलर ले लेता हूँ, ये होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ना होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरीक़े से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया हो गया वो मिडिल लेमिला हो गया, मिडिल लेमिला हो गया, याद रखिए मिडिल लेमिला हो गया। मिडिल लेमिला टर्म समझिए, दो गो सेल है, दोनों सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन के बीच में कह रहा है उसको प्लाज्मोडेस्माटा कह रहे हैं, और जो ये बीच का जो एरिया बन जा रहा है दोनों सेल के बीच में थोड़ा सा गैप बन जा रहा है उसको मिडिल लेमिला कह रहे हैं। ये पैराग्राफ नीचे वाला ये कहा। फिर प्राइमरी बाल समझिए, सेकेंडरी बाल समझिए। प्राइमरी बाल शुरू में ग्रोथ में काम करती है, वो वही मैच्योर होकर सेकेंडरी बाल बना लेती है। फिर प्राइमरी बाल सेकेंडरी बाल भी यहाँ पे हम लोग दिखा सकते थे, पहले इसको और पतला से सेल वाल को दिखाते, ये सेल वाल को एकदम पतला से मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मान लीजिए पहले तो सबसे पहले तो यही आया होगा एकदम, और ये मोटा होके समझिए कि इस तरीका का हो गया, है ना, यही ना हुआ होगा। ये समझिए कि प्राइमरी सेल वॉल हो गया, प्राइमरी सेल वॉल हो गया, ये सेकेंडरी सेल वॉल हो गया। फिर इसको बीच में और थोड़ा सा और मोटा डालने का प्रयास करता हूँ मैं, सॉरी, इस तरीके से समझिए, गड़बड़ आ जाएगा, इसमें गिजबिज हो जाएगा, ठीक ना, इसी कारण।
तो इस तरीका का टर्म्स है। सब टर्म्स समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मैं बोलते जा रहा हूँ उसी समय आप चित्र पा रही हो, वो शब्द जो बोल रहा हूँ वो लिखने का है तो लिख लीजिए, क्योंकि आगे हो जाने पर फिर थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूँ मैं, अब इसको हटा दे रहा हूँ। अब बात करता हूँ, एक ख़त्म हो गया, सेल वॉल ख़त्म हो गया। सेल वॉल में यही इतना हम लोगों को पढ़ना था। अब इंडोप्लाज्मिक इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहने का मतलब है ना कि ये मान लीजिए कि आप सेल है, ठीक ठीक सेल है, इसको अंदर आप न्यूक्लियस भी बना लिए, ठीक। ये न्यूक्लियस के अंदर ये जो है ना इस तरीका का ऐसे ऐसे जो बार बार मैं स्ट्रक्चर बना रहा था, इस तरीका का जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा था यही है। और इसको ऊपर समझिए कि प्रोटीन्स को बैठा सकता हूँ, इसको ऊपर ऐसे करके मैं प्रोटीन को बना सकता हूँ। तो ये जो है ना इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, ये है जो क्या है इंडो मेम्ब्रेन। पहले तो देख लिए कि कहाँ पे है, उसको बाद पढ़ लेंगे। अब पहले सब चीज़ को देख ही रहे थे। इसको सेल वॉल कहाँ था, यहाँ पे सेल वॉल था ना, इस तरीक़ा से ये सेल वॉल था, याद रखिएगा। प्लांट में सेल वॉल था। अब सेल वॉल के हम लोग छोड़ दिए, देखिए तो सेल वॉल के भी बारे पढ़ लिए हम लोग। देख रहे हैं कैसे कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। जब ये जैसे सेल वॉल था, ठीक, तो सेल वॉल के बारे में हम लोग पढ़ लिए। फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सटा हुआ क्या है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। यही है कहानी, ऐसे ऐसे कहानी चल रही है अभी। अब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और क्या है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है जो कि एक स्ट्रक्चर देने का काम करती है। क्या देने का काम करती है? एक स्ट्रक्चर सेल को देने का प्रयास करती है, क्योंकि ये दोनों देख रहे हैं एकदम इस तरीक़ा से दोनों का फैला के रखती है ना, जिसके कारण एक सेल दूसरे सेल को सिकुड़ने नहीं देती है, इस तरीके से तो कंट्रैक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होती है दोनों साइड, और जिसके ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट हो जाती है उसको हम लोग RER कहते हैं। क्या कहते हैं? RER कहते हैं। इसको ACR कहते हैं, ठीक, ACR कहते हैं। इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। तो वही कह रहा है कि ईच नहीं हुआ क्या, हाँ तो क्या, विल each membranous organelles is distinct in the turn of its। कह रहा है कि प्रत्येक जितना भी मेम्ब्रेन है उसका कुछ अपना ऑर्गेनल्स का भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, वो बताने का प्रयास कर रही है। अब एक करके दोनों के बारे में बताएगा। स्ट्रक्चर ईयर देख रहे हैं ना, ये दिखाने का प्रयास कर रहा है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस मेनली, स्ट्रक्चर और फंक्शन देखना कंसीडर टुगेदर एज द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एक क्या है, हाईलाइट नहीं हुआ वो तो क्या, जो ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसको फंक्शन और क्या है जो बताना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मेनी ऑफ दिज कंसीडर टुगेदर ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो दूसरे ऑर्गेनल से एक साथ होके कुछ अपना फंक्शन करती है। ये सिंगल कुछ अपना फंक्शन नहीं यहाँ पे शो करती है। ऐसा करती है, स्ट्रक्चर तो देने का काम कर ही रही है ना, स्ट्रक्चर देने का काम कर रही है, लेकिन फंक्शन ये एक दो ऑर्गेनल के साथ मिलकर काम करती है। वो कौन कौन ऑर्गेनल्स मिल के करती है वही मैं बताऊंगा, और उसी से पता भी चलेगा कि कौन कौन ऑर्गेनल्स मिल के एक कंप्लीट इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनती है, वो भी पता चलेगा हम लोग को यहीं पे, ठीक ना। थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ ताकि ज़्यादा अच्छा से पता चले। बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। एक देखिए ये चीज़ बहुत अच्छा कर रहा है कि उसका जो फंक्शन होता है जो कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रहती है, कोऑर्डिनेट, ये टर्म्स याद रखिए। इंडो मेम्ब्रेन का सिस्टम है, इंडो मेम्ब्रेन का जो सिस्टम है उसका जो फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रहती है, एक दूसरे के साथ रहती है, एक दूसरे पर डिपेंड रहती है। ये कहने का मतलब है कि दी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूडेड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स।
इंडो कौन कौन रहता है, ये क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूडिंग द ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये टर्म्स याद रखिएगा। कौन कौन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में है, तो इतना सारे कितने ऑर्गन्स। एक तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूडिंग कौन कौन है, इंडो ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम्स, चौथा वैक्यूल्स। ये चार मिलके एक कंप्लीट इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती है। कौन कौन, लाइसोसोम्स। याद बार बार ये भुतला जाएगा कि लाइसोसोम था कि राइबोसोम था, तो याद रखिएगा लाइसोसोम था। लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ऐसे इसको ऐसा करिए कि इसी में कुछ है ट्रिक। तो देखिए ई आर से यहाँ से याद रखिएगा, ई आर है ना इंडो मेम्ब्रेन में, ई यहाँ है और आर यहाँ है, तो ई तो हो गया। फिर एल भी खोजिए, तो एल तो नहीं है भाई। फिर लाइसोसोम, फिर गोल्जी बॉडी जी, नहीं वैसे नहीं कुछ बनेगा, कुछ ऐसा बना लीजिए कि ताकि याद रहे कौन कौन, इंडो ई आर, गोल्जी बॉडी, ई आर, गोल्जी बॉडी, दूसरा लाइसोसोम्स, तीसरा लाइसोसोम, चौथा वैक्यूल्स। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। लेकिन उसी प्रकार से आप समझिए कि ये सब जो ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सीसोम्स हो गया, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, नॉट कोऑर्डिनेटेड। लेकिन ईआर है जो कि कोऑर्डिनेट करती है विथ द एबव कंपोनेंट्स ऑफ दीज आर नॉट कंसीडर टू द पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। बस इसमें यही पॉइंट्स, यही है जो कि क्वेश्चन इसी पॉइंट से बनती है। और जो ईआर से बनना रहता है ना, क्वेश्चन इसी पॉइंट से बनाती है, ठीक ना। क्या कि कौन कौन ईआर में कौन कौन सा ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट होकर बनाती है, तो याद रखिए लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एक लाइसोसोम्स, यही चारों मिल के बनाती है, कंप्लीट कोऑर्डिनेट में फंक्शन करती है। अब बात करते हैं तो चारों का बारे में हम करके बारे में पढ़ते हैं। द इंडोप्लाज्मिक ईआर, ईआर क्या है, इंडोप्लाज्मिक ईआर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द यूकेरियोट सेल्स। इलेक्ट्रॉन को माइक्रोस्कोप से देखा, यूकेरियोटिक सेल्स लिया गया, ठीक ना, यूकेरियोट्स में हम लोग का सेल लिया गया और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया। माइक्रोस्कोप करने का मतलब कि काफ़ी छोटे छोटे चीज़ के बारे में देखा गया, ठीक ना। रिवेल द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क रेटिकुलम, वो किस तरह का उपस्थित दिखा, नेटवर्क लाइक उपस्थिति देखा। नेटवर्क प्रेजेंस किस तरह, नेटवर्क लाइक तो जो इस तरह का मैं बना रहा था, इस तरीका का स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा था, इसी को नेटवर्क कह रहा हूँ। नेटवर्क को दूसरा टर्म्स नहीं, इस तरह का जो मैं स्ट्रक्चर दोनों साइड बना रहा था ना न्यूक्लियस के, ये साइड ऐसे ऐसे जो बना रहा था ना, उसी को बात कर रही है कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित होती है ऑफ ए टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और टीनी ट्यूबुलर लाइक भी स्ट्रक्चर है, टीनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स एंड स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। और वो स्कैटर्ड कहाँ पे होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, यानी कि साइटोप्लाज्म में ही। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर तो कहाँ पे स्कैटर्ड थी, वो साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर्ड थी, ठीक। फिर कहते हैं इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कैसा है, नेटवर्क का स्ट्रक्चर है, कहाँ पर उपस्थित रहती है, साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहती है। ईयर किसको किसको मिलकर बनाती है, तो लाइसोसोम्स और चार कौन, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइडेड इंटरसेलुलर स्पेस इन टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। ये दो भागों डिस्टिंक्ट कंपोनेंट में बांटा गया, कितने में, दो में। एक तो कौन कौन, अच्छा लूमिनल जो कि इनसाइड ईयर होता है, अच्छा, एंड एक्स्ट्रा लूमिनल जो कि साइटोप्लाज्म में होती है। इनसाइड दो भाग में बांटा गया है, एक लूमिनल इनसाइड ईयर, जो ऐसे तरीके से कह सकता हूँ मैं कि जो ये ईयर है उसको देखिए, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ इंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस है, ये सब देख रहे हैं।
ये राइबोसोम हो गया। तो ये राइबोसोम होने के कारण ये कैसा हो जाएगा, RER हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, RER हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, RER हो जाएगा। पेन ही नहीं काम कर रही है। ये कैसे हो जाएगा, RER हो जाएगा। RER हो जाएगा। और ये देखिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। तो वही बात मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो ये लुमिनल है, जो कि इनसाइड वाला एरिया है, ये अंदर वाला जो एरिया है, अंदर वाला जो एरिया है लुमिनल हो गया इनसाइड, और जो बाहर साइटोप्लाज्म में जाके घुलेगी। क्या कि इस तरीके को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। रुकिए, जैसे ये है आपके सेल, ठीक। इस सेल के अंदर है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो ये इनसाइड वाला एरिया है ना, इनसाइड वाला एरिया उसको कह रहा है लुमिनल इनसाइड। इनसाइड वाला एरिया क्या कह रहा है, लुमिनल इनसाइड कह रहा है। और जो ये साइटोप्लाज्म वाला एरिया है उसको कह रहा है, क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा लुमिनल कह रहा है, एक्स्ट्रा लुमिनल कह रहा है, एक्स्ट्रा लुमिनल कह रहा है। और जो इनसाइड है उसको, इनसाइड वाला जो एरिया है, ये इनसाइड वाला एरिया है उसको लुमिनल इंट्रा लुमिनल कह रहा है। समझे ना बात को, ये बताने का प्रयास कर रहा था जल्दी से। हमने सोचा कि उसी का चित्र मैं बता देता तो ज़्यादा अच्छा लगता, इसीलिए देरी हो गई। अब आगे देखते हैं। ER ऑफन शो द राइबोसोम्स, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER राइबोसोम, जैसे ये बताने का प्रयास कर रहा, RER बताने का प्रयास कर रहा। ये जो राइबोसोम्स है प्रेजेंट होते हैं अटैच टू द सरफेस, ये अटैच होती है सरफेस से। देखिए अटैच है ना सरफेस से, अटैच है ना सरफेस से, उसको कहते हैं द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग द राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस कॉल। राइबोसोम के जहाँ पे सरफेस पे आ जाते हैं उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द राइबोसोम्स, जहाँ पे एब्सेंस होती है, ये टर्म्स याद रखिएगा, क्या एब्सेंट, एब्सेंट होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ACR कहते हैं, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। RER इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व द एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट द प्रोटीन्स सिंथेसाइजिंग एंड सिक्रीशन। ये याद रखिएगा कि RER क्या करने का काम करती है, प्रोटीन को सिंथेसाइजिंग एंड सिक्रीशन करने का काम करती है। प्रोटीन को सिक्रीशन और सिंथेसाइजिंग RER करने का काम करती है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस, दे आर एक्सटेंसिव, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसका, वो एक्सटेंसिव प्रोटीन है, सगरों वही काम करते हैं। कंटिन्यूअस विथ देयर आउटर मेम्ब्रेन्स कॉल्ड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बाहर रहती है। द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर द साइट सिंथेसाइजिंग द लिपिड्स, जबकि ACR जिसको पर राइबोसोम्स नहीं है उसका क्या काम होता है, तो सिंथेसाइजिंग करना लिपिड्स को, किसको, लिपिड्स को सिंथेसाइजिंग करना। देखिए अंडरलाइन भी कर दिया हूँ, सारा चीज़ में बताते जा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है, ठीक। सिंथेसाइजिंग करते हैं। इन एनिमल सेल्स लिपिड्स लाइक एस्टेरॉइड्स हार्मोन्स, और एनिमल्स में लिपिड्स में कौन सा, तो एस्टेरॉइड्स, जो कि हम लोग वो सुमो गोली खाते हो ना, सुमो गोली जैसे कहते हो कि तुरंत हम लोग का माथा दर्द ठीक हो जाता है, उसको में ज़्यादातर एस्टेरॉइड्स ही मिलाया हुआ रहता है। एस्टेरॉइड्स उस दवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है, ठीक ना। तो ये बात हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हम लोग का कुछ नहीं पढ़ना था, बस यही पढ़ना था कि ईयर मेम्ब्रेन है, ईयर मेम्ब्रेन चार ऑर्गेनल से मिलकर काम करती है। लेकिन और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम्स है, पेरोक्सिसोम्स है, ये सब कोऑर्डिनेट मैनर में नहीं काम करती है, इन लोग अपने आप पर डिपेंड रहती है। लेकिन इसमें है जो कि कुछ कोऑर्डिनेट मैनर में काम करती है, कौन कौन, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, फिर मिनरल्स यहाँ फिर लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, ये सब मिल के काम करते हैं। उसमें 4 ऑर्गन्स मिल के काम करते हैं, उसमें हम लोग एक ऑर्गन के बारे में पढ़ लिए, ER, जिसको हम लोग 2 भागों में बांट दिए थे ना,
ईयर के बारे में पढ़े, उसको मैं दो भागों में बांट दिए। ईयर को एक RER में बांट दिए, RER में बांटें, और एक ACR में बांट दिए। तो ACR में बांट दिए। RER क्या था? ये प्रोटीन को सिंथेसाइजिंग करती है और सिक्रीशन करती है, ठीक। ACR क्या था? स्टेरॉइड्स को सिक्रीशन करती है, या स्टेरॉइड्स को ये पचाती है। और हम लोग में, ह्यूमंस में, स्टेरॉइड्स ह्यूमंस में वो हार्मोन्स है, जो कि कौन सा हार्मोन्स था? स्टेरॉइड्स था, स्टेरॉइड्स। फिर हमने कुछ अलग से बताया क्या, कि जो सुमो गोली हम लोग खाते हैं उसको में स्टेरॉइड्स का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। फिर एक चीज़ सीखा मैंने क्या, कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो अंदर वाला एरिया को इंट्राल्यूमिनल कहा जाता है, और बाहर वाला एरिया को एक्स्ट्राल्यूमिनल कहा जाता है। यहाँ तक हम लोग अभी तक यही इतना जाने हैं, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं भी हम लोग को पता है, ठीक। हाँ, अब आगे देखते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के बारे में हम लोगों का पढ़ना है। गोल्जी एपरेटस देखिए, साथ साथ में मैं फिगर भी कवर करते जा रहा हूँ। ये नहीं है कि डायग्राम को मैं छोड़ रहा हूँ, डायग्राम हो या ये हो, कोई चीज़ को नहीं छोड़ा जा रहा, हर एक चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ साथ साथ में। और यहाँ पे भी मैं गोल्जी बेटी को बताऊँगा। गोल्जी बेटी क्या कह रहा है, कि ये कौन खोज किए थे सबसे पहले? कैमिलियो गोल्जी। कौन किए थे? कैमिलियो गोल्जी 1898 में। कब? 1900 में, 2 साल पहले। 1900 ईस्वी होने से 200 साल पहले, 2 साल पहले कहने का मतलब कि आज से हो गया कितना साल पहले? आज से 126 साल पहले गोल्जी बेटी का खोज हुआ था, आज से 126 साल पहले। फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। ये कहा उन्होंने, कैमिलियो गोल्जी ने, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे साइटोप्लाज्म डेंसली कह रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्म होगा, और न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के काफ़ी, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर के काफ़ी नज़दीक जो प्रेजेंट होती है, जैसे हम लोग इस तरीके से सेल। अच्छा, ये पहले मैं बता दूँ गोल्जी बेटी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और किस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं। या मान लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मान लीजिए कि न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के ऊपर जो यहाँ पे ही प्रेजेंट होती है, ठीक ना, और वो इस तरीके का स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट होती है। इसी को कहते हैं हम लोग गोल्जी बेटी, ठीक ना। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, गोल्जी बेटी के बारे में पढ़ रहे हैं। और यही है गोल्जी बेटी, एकदम पैरेलली लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक। फिर these were later named गोल्जी बडी आफ्टर हिम। और उसी के नाम के बाद लेटर नाम गोल्जी बडी को कंसिस्ट कर दिया गया था आफ्टर हिम। द कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप एंड सैक और सिस्टर्नी ऑफ द साइट सिंथेसाइजिंग। ये सब शेप होते हैं। कौन कौन शेप का होता है? फ्लैट, डिस्क शेप, सैक शेप, सिस्टर्नी। इसका साइज कितना होता है? 0.5 माइक्रोन मीटर से लेके 1 माइक्रोन मीटर तक के, 0.5 माइक्रोन मीटर से लेके 1 माइक्रोन मीटर तक के होती है। माइक्रोन मीटर का होता है साइज याद रखिएगा, साइज इंपॉर्टेंट होती है। कितना? 0.5 से 1.0 माइक्रोन मीटर डायमीटर होती है। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल, कह रहे थे ना, तो वो स्टैक्ड कैसा होती है? पैरेलल होती है। ये बात को याद रखिएगा, पैरेलल को। वो कैसे होती है? पैरेलल होती है, पैरेलल टू ईच अदर। एक गोल्जी बडी दूसरे गोल्जी बडी को पैरेलल होती है। वैरिड नंबर ऑफ द सिस्टर्नी, ये वैरी करती है। सिस्टर्नी कोई फिक्स नहीं है कि 5 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ये वैरी करती है हर एक सेल्स में। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रेटली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे अरेंज होती है? तो काफ़ी नज़दीक, किसके नज़दीक? तो न्यूक्लियस के नज़दीक होती है। विद डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स सिस फॉर द फॉर्मिंग। और इसके बाद आगे देखते हैं, ऐसे थोड़ा सा देख लेता हूँ, यहाँ पे चित्र होगा थोड़ा सा। ये देखिए, यहाँ पे समझिए कि क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक ना। यहाँ पे समझिए कि ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे इस तरीके से समझिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुटी हुई है, इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुटी हुई है। तो ये क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है।
ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहते कहते अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे, वो जो 4 में है वो हम लोग को 4 भी पढ़ना, और फिर जो कह दिया था कि 3 वो बताया था, 4 बताया था कि जो कोऑर्डिनेट में नहीं काम करती है उसको बारे में भी हम लोग को पढ़ना। फेस अच्छा देखिए, ये जो होता है ना पहले सिस लाइक होती है। कैसा होती है? सिस लाइक होती है। इस तरीके का स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। ये जो सबसे पहले जो गोल्जी बॉडी बनती है वो सिस लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जो कि किसर कॉनकेव स्ट्रक्चर होती है। कॉनकेव स्ट्रक्चर होती है जो ऐसे होती है, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो कॉनकेव स्ट्रक्चर होती है ना, मैच्योरिंग फेस, द सिस एंड ट्रांस फेस, द ऑर्गेनल्स इंटरली इज डिफरेंट बट द इंटरमोनोड। क्या कह रहा है कि 2 होता है, एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है। तो जो मैच्योरिंग फेस होती है कॉनकेव होती है, मैच्योरिंग फेस होती है वो किधर की ओर रहती है? तो ये इस तरीका का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक, सब एक ही पेन से हो रहा है ना। इस तरह से समझिए कि ये न्यूक्लियस है, ठीक, इसको न्यूक्लियस मान लेता हूँ, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लेता हूँ। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है उसको कॉनकेव होती है। कौन होती है? कॉनकेव होती है। ये मैच्योर होती है। क्या होती है? मैच्योर होती है, ठीक ना। जबकि ये क्या होता है? ट्रांस फेज होती है। क्या होती है? ट्रांस फेज होती है, जो कि इमैच्योर होती है। क्या होती है? इमैच्योर होती है, याद रखिएगा। काफ़ी ख़राब लिख रहा हूँ मैं, लिखा नहीं रहा है क्योंकि इंग्लिश लिख रहा हूँ, फिर भी क्या ही मुँह बोलूँ, बहुत छोटा स्क्रीन हो जा रही है जिसके कारण और अच्छा से नहीं लिखा पा रही है। लेकिन कहिए तो इसको मैं फिर से लिखूँ क्या? फिर से कहिएगा तो मैं लिख सकता हूँ इसको फिर से। ये लेट होने के कारण मैं पहले इसको रोक दिया, उसके बाद लिख लिया, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। ये मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो न्यूक्लियस की तरफ रहता है वो ट्रांस कहलाती है, उसी को कॉन्वेक्स शेप होती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है उसको सिस कहते हैं, और वो कॉनकेव फेस कॉनकेव शेप का होती है, ठीक ना। यही बोलना चाह रहा था वो, ये लाइन्स है ना जो सिस ये ट्रांस वाला, ये जो स्टेटमेंट बोल रही है वो यही बोलना चाह रही है, ठीक ना। The Golgi apparatus principally perform the function पैकेजिंग मटेरियल। ये इसका काम क्या है? तो पैकेजिंग। गोल्जी apparatus को क्या काम है? पैकेजिंग द मटेरियल्स। क्या? पैकेजिंग द मटेरियल्स। इज टू बी डिलीवर्ड आइदर द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सीक्रेट आउटसाइड द सेल। करेगी, डिलीवर करती है, पैकेज करके डिलीवर करती है। किसको पास डिलीवर करती है? जिसको जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है वहाँ पे ये डिलीवर करती है। तो मटेरियल पैक्ड इन वेसाइकल फॉर्म्स। वो पैक्ड किस फॉर्म में करती है? तो वेसाइकल के फॉर्म में पैक करती है। मटेरियल पैक्ड इन वेसाइकल फॉर्म्स। द ईयर फ्यूज्ड विथ द सिस फेज। और ये ईयर किसको तरफ फ्यूज रहती है? सिस फेज से फ्यूज रहती है। ईयर सिस फेज बोले तो सिस ट्रांस किधर के बताया था? ट्रांस बताया था कि कॉनकेव ए इधर की तरह होती है, मेम्ब्रेन की तरह होती है, सिस से मटेरियल से जुड़ जाती है, ईयर से जुड़ जाती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से समझिए कि जुड़ जाती है, जिसके कारण वो आगे की ओर काफ़ी आसानी से वो ट्रांसफ़र कर देती है। ईयर बनाती है, ईयर बना के वो सिस के पास भेज देती है। सिस के करने का मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की तरफ भेज देती है, और वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आसानी से उसको कहाँ भेज देती है? गोल्जी ऑपरेटर्स के पास भेज देती है। गोल्जी ऑपरेटर्स उसको पैकिंग करने का काम करते हैं, और पैक करके वो सारा चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। पैकिंग गोल्जी ऑपरेटर्स टू एंड मूव टूवर्ड्स द मटेरियल मैच्योरिंग फेज। और वे गोल्जी ऑपरेटर्स हिलती है इधर से, और वो मैच्योरिंग फेज यानी कि कॉनकेव फेस की तरफ वो जाने का प्रयास करती है। दिस एक्सप्लेन वाई द गोल्जी ऑपरेटर्स रिमेन्स इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। This explains why the Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulums. In number of proteins synthesized by ribosomes। synthesize किसको करती है? राइबोसोम्स करती है। एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी। और वो ही उसी को मॉडिफाई करके सिस्टर्नी में कन्वर्ट कर देती है। किसको में कन्वर्ट कर देती है? सिस्टर्नी में। द गोल्जी apparatus बिफोर दे रियलाइज्ड
फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज, किस कौन फेज, ट्रांसफेज, एंड गोल्जी एपरेटस इज इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये टर्म सबसे अच्छा याद है रखने का चीज़ है। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का भी फॉर्मेशन करती है, वो पैकेज करके किस चीज़ का निर्माण करती है, ग्लाइकोलिपिड। तो गोल्जी एपरेटस का सीधा सीधा फंक्शन ये रखिए कि वो पैरेलली होती है और वो ईयर होती है जो कि बना के सिस ट्रांसफेज को पास दे देती है। ट्रांसफेज में वो चल जाती है कहाँ पे, गोल्जी बॉडी में चल जाती है। गोल्जी बॉडी में उसको फॉर्मेशन किया जाता है और पैकेजिंग किया जाता है, उसके ग्लाइकोप्रोटीन को और ग्लाइकोलिपिड्स को निर्माण करती है। ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक ये बोलना चाह रहा था। ये पैराग्राफ सिस ट्रांस वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। उसके बाद अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, लाइसोसोम्स है। क्या है, लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स तो बहुत इजी है और ये चार गो था, चारों खत्म हो जाएगा। ईयर हो गया, फिर ईयर में दोनों आर ईयर एस ईयर दोनों हो गया, फिर गोल्जी बॉडी हो गया। अब लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स बच गया। तो लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स के बारे में पहले बता देता हूँ। लाइसोसोम्स का इस तरीके का स्ट्रक्चर मान लीजिए कि होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। ये क्या काम करती है, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकालती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकालती है, ठीक ना। जिसके कारण क्या होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकालने के कारण क्या होती है कि वो डाइजेशन में मदद करती है, डाइजेशन में मदद करती है, ठीक ना। इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है, बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक। तो ये इतना चीज़ हम लोग इसके बारे में बेसिक जानते हैं। ऐसे अब लाइसोसोम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। लाइसोसोम्स आर बॉन्डेड वेसिकुलर, लाइसोसोम्स आर बॉन्डेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग द गोल्जी एपरेटस। कह रहा है क्या कि जो ये गोल्जी एपरेटस पैकेजिंग करती है, द मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द पैकेजिंग ऑफ द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के द्वारा जो पैकेजिंग होती है, फॉर्म्ड होती है, जिसके कारण कुछ कुछ हमारे शरीर में कुछ क्रिएट होता होगा। द आइसोलेटेड ऑफ द राइजोमल वेसाइकल्स, उसमें जो राइजोमल वेसाइकल आइसोलेटेड करती है, उसको अलग करती है। राइजोमल वेसाइकल क्या करती है, उसको अलग करती है। हैव बीन टू फॉर्म अ वेरी रिच ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जो बस ये क्वेश्चन देना रहेगा तो इसी देता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिसको हाइड्रोलेज कहते हैं। हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ये तीनों याद रखिएगा। ये तीनों बहुत ही है। ये कौन कौन एंजाइम्स, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स तो सबको जानते हैं, लेकिन उसमें ये तीन एंजाइम्स करते हैं। कौन कौन, हाइड्रोलेज, लाइपेज और प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेज, 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 कार्बोहाइड्रेट ऑप्शनली एक्टिव इन द एसिटिक मीडियम। ये जो लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स करती है वो एसिटिक मीडियम का होता है। कौन मीडियम का होता है, एसिटिक मीडियम का होता है। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल टू डाइजेस्टिंग द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड, देखिए ऐसे याद रखिए कि जो कार्बोहाइड्रेज है, ऐसे हाइड्रोलेज है जो किसको करती है, तो हाइड्रोलेज कार्बोहाइड्रेट को करती है, कार्बोहाइड्रेट को करती है। फिर बात आती है लाइपेज, तो लाइपेज लिपिड्स को कर देगी। लाइपेज किसको करेगी, लाइपेज लिपिड्स को करेगी। लाइपेज किसको करेगी, लिपिड्स को करेगी, ठीक। इस तरीके का यहाँ पे जो करने का मतलब कि ये जो है ना वहाँ पे वो याद कर लीजिएगा। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो सब है ना, कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज, हाइड्रोलेज, और ये लास्ट वाला यहाँ तक ये लाइन से क्वेश्चन बनती है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग का एक काम और रह गया वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को ख़त्म करता हूँ पहले तुरंत से, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, उसके बाद आगे मैं बनाऊँगा वीडियो, ठीक। वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स प्लांट्स में होता है जो कि 90% स्पेस कवर करती है। ये जो वैक्यूल्स होती है ये 90% कवर स्पेस करती है प्लांट्स में,
किसमें, प्लांट्स में करती है, और कम करती है 2 से 5%, 2 से 5 से 10% कवर करती है किसमें, एनिमल्स में करती है, ठीक ना। तो इस तरीक़े से वैक्यूल्स याद रखिएगा। वैक्यूल्स होता क्या है वो सब अभी हम लोग देखते हैं। वैक्यूल्स इज द मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है वैक्यूल्स। ये मत समझिएगा किसी के पास मेम्ब्रेन नहीं है, वैक्यूल्स के पास मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। हाँ, इट कंटेन्स वाटर सेप। वो कंटेंट किसको रखती है, वाटर सेप को, वो अपने आप में कंटेंट की हुई रहती है, किसको, वाटर और सेप को। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि हमारे शरीर से बाहर निकालने लायक रहती है, जैसे यूरिया हो गया, नाइट्रोजिनस बेस हो गया, ये सब को जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है, एंड अदर मटेरियल्स इज नॉट यूजफुल फॉर आवर सेल्स, जो और भी मटेरियल जो हमारे सेल्स के लिए नहीं यूजफुल है, दिस वैक्यूल्स इज फाउंड इन द सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वही चीज़ हमारे सिंगल एक सेल्स है उसको पास वो जाके रुक जाती है, उसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। एक तरह से कह सकते हैं वैक्यूल्स वो खाली जगह जहाँ पे हमारे शरीर के लिए कोई भी केमिकल सिक्रेशन वैसा हो रहा है जो हमारे सेल्स के लिए यूजफुल नहीं है, तो वैसा स्थिति में इसको रखा जाता है और वैसा स्थिति में इसको ये यूज आती है। और उसको एक सिंगल यूनिट क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स का एक सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट कहलाती है। द प्लांट सेल्स वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90। हमने पहले ही बता दिया था कि प्लांट्स में कितना कवर करती है, तो 90% करती है। कितना करती है, 90% करती है। इन प्लांट टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस। ये प्लांट्स होती है जो कि टोनोप्लास्ट होती है, जो कि फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट नंबर आयंस का एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द वैक्यूल्स। कह रहा है कि वो अलग जो मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है जो वैक्यूल्स के अगेंस्ट में होती है। वैक्यूल्स कहने का मतलब कि हमारा वेस्टेज मटेरियल नहीं है वो, तो वो हेंस देयर कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हायर वैक्यूल्स देन इन द साइटोप्लाज्म। किसमें, देन इन द साइटोप्लाज्म। इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट ऑस्मोरेगुलेशंस। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स वो जो ऑस्मो रेगुलेशन में काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स किस में काम करती है, तो ऑस्मो रेगुलेशन में करती है और स्क्रिएशन में करती है, दो चीज़ में करती है, ऑस्मो रेगुलेशन और स्क्रिएशन। कौन वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो अमीबा में प्रेजेंट होते हैं। इन मेनी सेल्स प्रोटिस्टा फूड लाइक वैक्यूल्स है और फॉर्म द इनगल्फिंग ऑफ द फूड मटेरियल। ये याद रखिएगा। इन प्रोटिस्टा जो कोशिका होती है उसको में फूड वैक्यूल्स कहाँ पे फॉर्म होती है, इनगल्फिंग करने में काम करती है। किस में काम करती है, तो इनगल्फिंग में काम करती है। ये सब जो इंडो मेम्ब्रेन कोऑर्डिनेट होकर काम करने वाली थी उसको बारे में हम लोग पढ़ लिए, उसके बारे में हम लोग अभी